इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। नया साल खुशियों की बारात लेकर आए, पुराने गमों का हर हिसाब मिटाए, मुस्कुराते रहो पूरे साल तुम, हमारी दुआ है खुदा तुम्हें हर खुशी दिलाए, खुदा तुम्हें हर खुशी दिलाए। इन पंक्तियों के साथ ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सभी दुखों से दूर रखे और हमेशा उन्नति दे और खुशी दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को कीर्ति बहन और संतू भैया की राम राम। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो किसान भाइयों कैसन बा? ठीक बा? हाँ ठीक बा। हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश हैं। अब आगे का है? अब आज 1 तारीख है और आज से ही नया साल आरंभ हो गया है कि नहीं? तो अपनी आज की चौपाल को सजाने का वक्त है हमारी बहन। बताइए आप। तो कैसे सजेगी अपनी आज की चौपाल? बहन सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में क्या क्या जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये तो बताना पड़ेगा ना। देखो संतु भैया, आज 1 तारीख है, यानी कि 1 जनवरी, और आज हम हमारे किसान भाइयों को पूरे महीने हमें कृषि में कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में बताते हैं। हाँ, ये तो एक विशेष कार्यक्रम होता है 1 तारीख का, है ना। और आज हम बताएंगे हमारे किसान भाइयों को इस महाकृषि में कौन कौन से हमें कार्य करना है, का होता है ना। बिल्कुल। और आज मेहमान भी तो है अपने साथ। मेहमान हुए? हाँ ना, आज अपने साथ मेहमान है ग्राम झगड़ाबो तहसील अमरवाड़ा की महिला कृषक सरस्वती नर्रे से हमारी चर्चा होगी। और आज कौन सो दिन है मालूम है का? हाँ मालूम है बहन, मालूम है। आज गुरुवार को दिन है और गुरुवार को दिन का मालूम है काहे को होता है? लोक रंजनी क्रम। हाँ, हमारे किसान भाई फरमाइशी लोकगीत लिखकर भेजते हैं जिसको हम सुनवाते हैं। तो फिर हो जाए एक मनोरंजन के लाने फरमाइशी गीत। हाँ बिल्कुल हो जाए। तो जय सेवा महादेव सजर पेन, जय सेवा महादेवा, जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, अरे जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, 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 देवा हो देवा 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 महादेवा, महादेवा महादेवा, अरे जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, अरे जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, अरे जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा। नमुन्नी कून किया जय महादेवा, नमन्नी 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 कून किया जय महादेवा, जय महादेवा, जय महादेवा, जय हो। अरे जय सेवा महादेवा सजार पेन, जय सेवा महादेवा, अरे जय सेवा महादेवा सजार
पाने से का और फूले से का, पाने से का और फूले से का, फूले से का महामेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, अरे जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा। आदिवासी किए तोरी सेवा, आदिवासी किए तोरी सेवा, आदिवासी किए तोरी सेवा, आदिवासी की तोरी सेवा, वाह अरे सकार महादेवा सजर पेन जय देवा महादेवा, जय देवा महादेवा सजर पेन जय देवा महादेवा, जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, वाह देवा हो देवा महादेवा रे महादेवा रे महादेवा रे जय हो, जय देवा महादेवा सजर पेन जय देवा महादेवा, अरे जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा, अरे जय देवा महादेवा सजर पेन जय देवा महादेवा, अरे जय देवा महादेवा सजर तेन जय देवा महादेवा। ये किनकी फरमाइश थी वो भी हम बता दें। बिल्कुल बता दें इनके। देखो जे लोकगीत की फरमाइश करे हैं पीयूष शर्मा, विनोद शर्मा, पवन शर्मा, सुमन शर्मा, रेणु चौबे, जितेंद्र चौबे, छोटू प्रभु, और लिखने वाले हैं इनने लिखे हैं लोहा ढाना शिक्षक कॉलोनी छिंदवाड़ा से। और ये पत्र आया है बमनी लाला परसोली से सतीश रघुवंशी, वीरपाल यादव, रामकृष्ण मष्टकोले। चलो अब गीत सुन ले। अब बताओ कि इस माह हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करने पड़ा थे। देखो बहन, नया साल है तो नई नई तकनीक तो अपनाना और नवाचार तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नई नई तकनीक नहीं अपनाएंगे तो कैसे अपन समय के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो फसल लगी है ना बहन, भाई उसकी बात भी तो करना होगी ना। बिल्कुल, हाँ तो बताओ फसल उत्पादन में हमें कृषि में क्या क्या करने हैं। देखिए किसान भाई, हम सबसे पहले तो बात कर रहे हैं फसल उत्पादन पर, है ना। तो जनवरी के महीने में हमारी गेहूं की फसल में भाई जो कल्ले और गांठ बनने की अवस्था होती है ना, हाँ इस अवस्था में निदाई गुड़ाई के बाद भाई सिंचाई के बाद और उर्वरक की बची हुई मात्रा को देते हैं हम। बिल्कुल सही। और संतु भैया, देरी से बोने वाली जो गेहूं की बुआई है ना, हाँ। जनवरी माह में अपन के कभी नहीं करनी चाहिए। काहे नहीं करनी चाहिए बहन? देखो कैसे कि इस उत्पादन में कमी आ सकत है अपन। अच्छा, बिल्कुल सही कहा बहन। इस प्रकार मटर है, मसूर है, इनकी फसलों का हमें निरीक्षण जो है वो करना है। और कहीं उन पर रोग वगैरह हो जाते, जैसे हाँ, देखे हाँ। तो गेरियो रोग, कौन सा वालो? गेरुआ होगा, गेरुआ होगा, भभूतिया होगा। यदि रोग आपको समझ में आ रहे हैं किसान भाइयों, तो इनका उपचार भी करना होता है। बिल्कुल करने चाहिए। और जो बसंतकालीन गन्ना है ना, हाँ। वो की बुआई की तैयारी कर लेने हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और शीतकालीन गन्ने में निंदाई गुड़ाई करके वो की सिंचाई भी करना चाहिए। हाँ, और चने की फसल यदि आपने ली है ना किसान भाइयों, और वो तो अभी चने की भाजी देखो ना आ रही है मक्के की रोटी के साथ, सभी लोग खा रहे हैं भाई, हम भी खा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये जो चने की फसल यदि हमारे किसान भाई ने ली है तो उसकी हमें फसल का सतत निरीक्षण करते रहना चाहिए। और अगर 1 मीटर लंबाई में यदि 3-4 इल्लियां दिखाई दे तो इसका क्या करना पड़ता है? नियंत्रण करना नियंत्रण करना और पड़ेगा। एक तो इसके लिए नियंत्रण के लिए ना अपन प्राकृतिक नियंत्रण कर सकते हैं। कैसा? उसके लिए खेत में जगह जगह हाँ। टी आकार की खूंटियां लगाए हाँ। ताकि पक्षी इल्लियों का भक्षण कर सके। अच्छा, और कीर्ति बहन, गेहूं के खेत में अक्सर ये देखने को आता है कि चूहे जो होते हैं घर हाँ, के, हाँ। घर में तो परेशान करते ही हैं और इनका खेतों में भी आक्रमण होता है।
तो इसके बचाव के लिए भी यथासंभव मोटे गत्ते, है ना? बिल्कुल अपन मोटे गत्ते लगा सकते हैं। हाउ, उससे हाउ। कहो उनको कि जो रात्रि में उल्लू निकला था ना, वो गत्ते पर बैठ जान के और चूहों का सफाई कर दे इनको। हाँ, मोटे गत्ते जो गढ़ाने पड़े थे अपन बिल्कुल। आकार के, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन। एक बहुत ही अच्छा सुझाव है ये, हमारे किसान भाई करते भी हैं टी आकार की जो कुटिया बनाते हाँ, हैं, हाँ। और साथ में हम खेत का सर्वेक्षण करें और करके चूहे के बिलों का भी निरीक्षण करना चाहिए हमें। अब बिल कहीं दिख रहे हैं तो भाई चूहों को तो प्रलोभन के लिए क्या करते हैं अपन, अपन खाद्य पदार्थ रहते कि नहीं। और मैं कछु दवाई मिला हाँ। दिए थे, तो ओके बाद ओके साथ का हो जाते हैं। अरे दवाई मिला दे अपन ने हाउ, तो हाउ। वो गोलियां बना लो हाँ, और फिर उनके रख देना चाहिए। और वो खाते हैं तो और फिर से लड़ जाते हैं। बिल्कुल। और भाइयों अगर सरसों की फसल में दाना बनते समय हाँ। सिंचाई अपन के जरूर करने चाहिए। हाँ, हाँ, उससे क्या हो बिल्कुल। उनको कि उत्पादन अपनो अच्छा हो जाए। हाँ, इसलिए सिंचाई करना पड़ता है ना। बिल्कुल। और भाई ठंड के समय पाला पड़ने की स्थिति तो बनती है ना बहन। हाँ, तो रात्रि काल में भाई पाले से बचाव के लिए खेतों में जगह जगह हमें कचरा जो हम इकट्ठा करके रखते हैं ना, हाँ, उसका हाँ। धुआं करें, और शाम के समय एक सिंचाई तो बनती है। बिल्कुल करना चाहिए। और संतु भी एक बात बताऊं, हाँ बताओ। देखो पाले की अधिक संभावना वाले क्षेत्र में अपन के ना गंधक के तेजाब का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उते अपन के छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा बहन आपने। अब फसल उत्पादन में एक अंतिम बात और हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। इस समय क्या हो रहा है कि कई हमारे किसान भाई अफीम की खेती भी करते हैं। हाँ। तो अफीम के फूल की अवस्था पर हमें सिंचाई करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। और सिंचाई करने के बाद फिर 50 किलो यूरिया देना भी ज़रूरी होता है, और प्रति हेक्टेयर जो है वो ट्राप ड्रेसिंग से अपन यूरिया देते हैं। बिल्कुल संतु भैया। और फसल उत्पादन की बात तो हो गई। हाँ, अब आ गई बात उद्यानिकी की। हाँ। तो बात करें कि पहले कछु गीत वगैरह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे मन की बात आप सुन ली मतलब। तो अब हम गीत भी सुना देते हैं। गोरी गाड़े से तालाब पे मेरी माँ पंचवटी रे हनुमान माया, पंचवटी रे हनुमान माया।
चलिए आज हम ग्राम झगड़ाबो तहसील अमरवाड़ा की महिला कृषक सरस्वती नर्रे जी से मिलने वाले हैं और जानते हैं उनकी खेतीबाड़ी के अनुभव के बारे में। तो सरस्वती दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान वाणी की चौपाल में, और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से राम राम स्वीकार करें। राम राम जी। और सरस्वती जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपने खेत में गेहूं की फसल लगाए हैं, इतनी अच्छी लहला रही है, इसका राज क्या है? सबसे पहले हमने दीदी खेत को अच्छी तरह से बखर लिए हैं, हाँ। गोबर खाद डाल दिए हैं और फिर इसके बाद में छर्रे से गेहूं को बोनी कर दिए हैं। तो फिर में जो आपने खाद डाले हैं गोबर की, ये गोबर की खाद कहाँ से लाया आपने? हमारे घर में पशु भैंस गाय सभी है, इसको हम इकट्ठा करते हैं खाद, इसके बाद हम गेहूं की फसल में डालते हैं। अच्छा, आज जब आपने गेहूं में छर्रा भी डाल दिए हैं तो फिर सिंचाई कब करते हैं? सिंचाई करेंगे 5-6 दिन के बाद। अच्छा, पहली सिंचाई 5-6 दिन के अंतराल जी, पे। जी, और जी। फिर दूसरी सिंचाई कब करते? करीबन 2 सप्ताह के बाद करते हैं। और फिर खाद के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? खाद के रूप में तो हम गोबर ही खाद डालते हैं। अच्छा, रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। इसलिए आपकी फसल इतनी अच्छी लहला रही है। जी जी। और इस समय देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है ठंड का है, तो अभी पाला पड़ने की भी संभावना अभी कुछ समय बाद पड़ सकती है। तो ऐसे में आप अपने गेहूं की फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे? गेहूं में पाला पड़ने पर सबसे पहले हम पानी की सिंचाई करते हैं। मतलब सिंचाई करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है। इसके बाद शाम को धुआं करते हैं, इससे चारों तरफ धुआं करते हैं, इससे पाला का असर कम हो जाता है। दीदी, आपके पास पशु भी हैं, तो ठंड में उनकी देखभाल आप कैसे करते हो? पशु की देखभाल खिड़की में बोरे, जिस जगह में पशु है उस जगह की खिड़की में बोरे की फट्टी डाल दें और पशु जिस जगह में है उसको सूखा रखना चाहिए। पशु को ठंड में पीने के लिए गुनगुना पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंड लगे तो पशु चिकित्सा से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इस समय टीकाकरण लगता है तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि टीकाकरण जरूर लगवाएं। किसान भाइयों, देखिए दीदी ने हमें अच्छी जानकारी तो दी है, पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी ठंड का मौसम चालू हो चुका है। अभी ठंड इतने ज़ोरों से पड़ रही है, तो अपने पशुओं का विशेषकर ध्यान अच्छे से रखें। जब भी हम पशु चराने के लिए ले जाते हैं तो उन्हें जब धूप निकल जाए उस समय चराने के लिए ले जाना चाहिए, और जब शाम हो जाए, जैसे ही सूरज ढलने लगता है, उससे पहले ही उन्हें पशुशाला में लेकर आ जाए और उन्हें बांध दे। और ये भी ध्यान रखें कि जब भी हम पशुओं को पशुशाला में बांधते हैं तो फर्श हमेशा सूखा रखें। क्या होता है कि अगर हम गीले फर्श में बांध देते तो हमारा पशु बीमार हो सकता है। अभी इस समय टीकाकरण भी चल रहा है, तो कृमिनाशक की दवा अपने पशुओं को ज़रूर पिलाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें दीदी से मिली है, तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम दीदी। राम राम जी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है।
प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। चलिए, गीत के बाद अब बारी आती है इस महाउद्यान की में हमें क्या करना है ना बहन? बिल्कुल संतु भैया, इस समय आम में मिलीबग कीट की संभावना होती है का नहीं? बिल्कुल होती है, सही कहा बहन। यदि मिलीबग कीट की संभावना हो तो उसके नियंत्रण के लिए तो हमें नियंत्रण करना जरूरी होता है ना। बिल्कुल कीर्ति बहन, जीरा और अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी क्या होता है, झुलसा रोग होता है। हाँ, ये लग जाता है।
और झुलसा रोग लग जाए तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, इसके नियंत्रण के लाने ने ना अपन के दवा का नाम ले रही हूँ, जरा संभाल लेना है ना। बोलो बोलो, डायथेम। हाँ, अरे 2 ग्राम डायथेन M45 बोलो ना बहन। हाँ, एक ही ना प्रति लीटर घोल बनाकर अपन के छिड़काव कर देना छिड़काव करने चाहिए। और किसान और भाइयों, देखो जिम हमें ना कई सब्जी फसलों में माहों को आक्रमण भी संभावित है। एक लाने ना कोई भी दैहिक कीटनाशक का छिड़काव कर सकत। बिल्कुल। और देसी गुलाब में जो लोग लेते हैं हमारे किसान भाई, तो उसमें बर्डिंग करके कटाई छटाई करें और अमरूद पपीता जो लगे हुए हैं फल है ना, इत्यादि फसलों में अपन सिंचाई भी करना बहुत जरूरी होता है अभी के समय। भाइयों देखो, अपन नींबू के पौधों का निरीक्षण कर कैंकर रोग से बचाव के लाने भी ताम्र युक्त फफूंदीनाशी का छिड़काव आवश्यक होगा, ताकि फलों पर इसका आक्रमण ना हो और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। और भाइयों, तरबूज खरबूज की बुआई भी नदी के किनारे वाले क्षेत्र में भाई शुरू कर दें अभी से, ताकि क्या होगा बहन, जल्द से जल्द फल जल्दी मिल जाता। हाँ, और अधिक आमदनी भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। और एक अंतिम बात, उद्यानिकी में यदि मौसम में बदलाव आते हैं ना, बूंदाबांदी हो रही है, तो आलू की जो पिछेती झुलसा रोग की रोकथाम के लाने ना अपन के मैनकोजेब की 800 ग्राम 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल में अपन के छिड़काव करने हैं। 10 दिन के अंतराल क्या में? बोली मैंने? अरे दादा, देखो आपने मैनकोजेब दवा को नाम लाए, कितने ग्राम? 800 ग्राम बोले ना। हाँ, और कितने लीटर पानी? अरे 300 से 400 लीटर बोले ना। हाँ, और कितने दिन के अंतराल में? 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करने हाँ, चाहिए। सही कहो, सही का है। तो सुनत रहे तुम भैया, सुनत रहे तुम्हें बहन मेरी। चलो, बात हो गई फसल उत्पादन और उद्यानिकी की। अब कछु पशुपालन पे भी तो बात हमें करने का नहीं? अरे संतु भैया, जे समय पशु को कृमिनाशक दवा पिलाते हैं का नहीं? हाँ कीर्ति बहन, बिल्कुल सही कहा, कृमिनाशक दवा पिलाना ही चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान में रखें कि जैसे मुर्गी है या 4 पांव वाले जानवर हैं जो भी हम पालते हैं, और उनकी आवास की जो व्यवस्था है ना, उचित व्यवस्था करके उन्हें शीत के प्रकोप से, ठंड के प्रकोप से ही बचाना चाहिए। बिल्कुल। और किसान भाइयों, इसके लाने ना अपन की बोरी हो गई और चारे का बिछावन का उपयोग कर सकते हैं अपन। बिल्कुल कर सकते हैं बहन। इस प्रकार पशुओं में हमें ये काम करना है बहन। और कोई बात तो नहीं रह गई? अरे संतु भैया, बहन होने के नाने में कछु कहना चाह रही हूँ, कह दो। देखो, अभी बाजार में गाजर, आंवलों का अचार, लाल मिर्ची का अचार जे आ रहा है ना, तो अचार और मुरब्बा बना ले इनके। अच्छा, मुझे भी एक बात याद आई, किसान भाई उस कहना है, कह दो। देखो, कद्दू वर्गी जो फसलें होती है ना, उनकी बुआई भी हम अभी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, इस माह में हमें कृषि में ये सारे कार्य जो है वो करने होते हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार आज की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। देखो, अब चलने की बिरिया हो गई है। हाँ, चलने की बिरिया हो गई है, तो चलत चलत कछु बात अदी है, तो अपने किसान भाइयों से अपन के कहने हैं ना, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई हमारे किसान भाइयों की तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। तो सभी किसान भाइयों से अब विदा लेने का वक्त आ गया है बहन, जाने की घड़ी आ गई है। नया साल है, तो इसलिए एक बार फिर हैप्पी 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 न्यू ईयर। इसी के साथ संतु भैया और कीर्ति बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।